नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज 2 अगस्त की शुभ संध्या पे हम लोग क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषण शुरू करते हैं। मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी हैं, डॉक्टर विकास कुमार जी हैं, डॉक्टर गौरव कुमार जी हैं, डॉक्टर मनोहर सिंह जी हैं, डॉक्टर पूजा रच मैम हैं, डॉक्टर सरोज मिश्रा जी हैं, डॉक्टर रजनी सिंह मैम हैं। कितने अच्छे अच्छे वैद्य लोग हैं जो मतलब इतना अच्छा लगता है। और मुन्नी शर्मा मैम भी पधार चुकी हैं। तो मैं सभी लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। तो आप लोग आइए, हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। 1 मिनट रुकिए, पहले मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ। आज की संभाषण बहुत अच्छा होने वाली है। हाँ, सबसे पहले मैं डॉक्टर रजनी सिंह मैम को बुलाना चाहता हूँ। डॉक्टर रजनी मैम, आपको कैसा लग रहा है आयुष दर्पण पे आके जुड़ के? आपको अम्ल धर्मी क्षार धर्मी वाला कॉन्सेप्ट समझ आया क्या रजनी हाँ मैम? सर। हाँ जी सर। नमस्कार सर। हाँ सर, समझ आ रहा है। और जब कुछ डाउट होता भी है तो वो मैं तभी पूछ भी लेती हूँ। अच्छा, और आप अपना कुछ केस के बारे में बताना चाहेंगी? कोई पेशेंट आते हैं तो किस तरह से पेशेंट आते हैं आपके पास? पेशेंट तो हम सब देखते हैं, लेकिन आप बताएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर अभी तो सीजनल है और कंडू के पेशेंट है सर इस वक्त मेरे पास ना थोड़े अ, तो जिसमें आप क्या डायग्नोज करती है, क्या देती हैं, ये तो बताइए। हाँ सर, वो क्योंकि अभी वो वर्षा ऋतु है, उसके हिसाब से ही वो क्षार धर्मी द्रव्य मैं दे देती हूँ। उसमें बेसिकली तो सर निम्बादी, गंधक और गैरिक, ये तीनों चीजें मिला के उनको खाने के लिए, और आरोग्य वर्धनी वटी और खदिरा रिष्ट, ये 3 चीजें तो जरूर रहती है। इसके अलावा अगर उसका कोई उससे रिलेटेड डाइजेशन से रिलेटेड या कोष्ठ से रिलेटेड अगर कोई सिम्टम है तो उसका उसमें ऐड करके ये बेसिक के साथ एक उनका प्रिस्क्रिप्शन। आप जो देती हैं वो निम्बादी चूर्ण, ये सब कैसे काम करता है ये तो बता सकती हैं? हाँ सर, जैसे ये क्लेद को कम करता है क्योंकि अम्ल बढ़ा हुआ रहता है वर्षा ऋतु में, और ये सब क्षार धर्मी है, चाहे उसमें मैं गंधक और वो भी गैरिक भी मिलाते हैं तो ऐसे ही काम करता है सर। और गैरिक बस में कैसे काम करता है? मैं आपका सर एग्जाम गैरिक नहीं ले रहा हूँ, मुझे बताइए आप, आपको क्या लगता है सर कैसे? गैरिक तो वही है ना, आप पृथ्वी तत्व है ना उसमें, तो ये जो बीमारी है इसमें क्लेद बढ़ा हुआ है, जलीय अंश बढ़ा हुआ है, तो वो उसको सुखाएगा। हाँ, बराबर। और उसमें उसको रिजल्ट भी आता है, मतलब अगर मैं एक हफ्ते का मेडिसिन देती हूँ तो उसको काफी फर्क होता है। प्लस मैं उनको लोकल भी गंधक और गैरिक मिक्स करके लोकल एप्लीकेशन के लिए भी देती हूँ। तो अब जैसे धान का टाइम है ना सर, तो जो भी लेबर काम करती है वहां पे धान लगाने में,
तो उनको हाँ। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, पैरों में, सोल में, फंगल इन्फेक्शन जैसा भी नहीं, बट बहुत गली गली सी स्किन हो जाती है सर उनकी, अच्छा, कि वो वो पानी पानी में में बहुत रहने लंबे से। टाइम तक रहते हैं। हाँ। तो और पानी में जाना ही है उनको, तो ये जब रोज रोज करते हैं तो थोड़ा सा मैंने बता देती हूँ कि जब तक तुम पानी में रहोगे तब तक ये थोड़ा कम काम करेगी, और जैसे जैसे पानी से तुम्हारा काम खत्म होता जाएगा उसके बाद तो ये एक हफ्ते में भी ठीक हो जाएगा। हम्म। तो हाँ, फर्क तो आता है सर, काम करता हुआ दिखता भी है। हालांकि मेडिसिन सारी गवर्नमेंट सप्लाई की है, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर उनमें काम कर रही है तो मेडिसिन बहुत अच्छी, मतलब अच्छा ही है। वो काम तो करेंगी, लेकिन आपने जो युक्ति लगाया वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी सर। हाँ, कितने सारे देश में इतने सारे लोग हैं गवर्नमेंट ऑफिसर, वो ये सब तो ना सोचते हैं, वो बस देते हैं प्रोटोकॉल से। आप तो उनको ठीक करिए कि शार धर्मिता, पानी में रहने से ये देना है वो देना है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। ठीक है। अभी देखिए वो किसान कितना मेहनत करते हैं हमारे लिए, और जी आप सर, इसीलिए इलाज के लिए, तो ये तो गवर्नमेंट नहीं होती तो फिर वो लोग कहाँ से इलाज करते। हाँ, वो नहीं करा पाते सर, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन या जो स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है ना, अगर वो किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत महंगे होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, वो लोग ऐसे ही चलते रहते हैं। कई बार उनकी उंगलियां गलते गलते मतलब गल जाती है पूरी तरह से, बट वो इलाज नहीं करा सकते, हाँ वही तो। वो जा ही नहीं पाते कहीं बाहर जी। निकल के। और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, उनको तो करना ही हाँ, पड़ता है। हाँ, उनको काम भी करना ही है, वो काम नहीं छोड़ सकते। बट हाँ ये है तो। कि वो कम से कम उसका उनका वर्स नहीं होता जब तक वो ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। और थोड़े टाइम का, क्योंकि ये काम है पानी का, थोड़े टाइम बाद वो चला भी जाएगा, तो वो पूरी तरह से हील भी हो जाता है फिर जी। अगले सीजन तक के लिए। जी। तो आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रही हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप छोटा मोटा काम कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं देश के लिए। ऐसा देशभक्त तो मतलब ये चिकित्सा करके देशभक्ति तो है ना। जी सर। ठीक है, प्राउड ऑफ यू मैम। थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। सरोज मिश्रा जी, आप भी गवर्नमेंट सर्विस में, आप भी ऐसे कुछ सोच के करते हैं क्या। जितने भी लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। जी सर, मेरा तो खैर सर अप्रोच रहता ही है कि आपके हिसाब से अगर मैम ने जो बताया आपको कैसा लगा इनका अप्रोच। मैम का अप्रोच बढ़िया है, जी। लेकिन अप्रोच से पहले जो मैम ने सोचा कि वो क्षारधर्मी बीमारी है या अम्लधर्मी बीमारी है, उसको देख के कल्पों का चयन की अम्लधर्मी कल्प देंगे या क्षारधर्मी कल्प देंगे, तो वो बहुत बढ़िया अप्रोच है। सबसे पहले हमको बीमारी को देखना है कि वो अम्लधर्मी है कि क्षारधर्मी है। तो अगर बीमारी निकल के आती है अम्लधर्मी, तो हमको सोचना पड़ेगा कि क्यों है अम्लधर्मी प्रकृति, क्या उसका काम करने का वर्किंग प्रोफेशनल जो है वो पानी के आसपास काम करने का ज्यादा है। दूसरा हम देखेंगे उसकी प्रकृति कैसी है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम प्रकृति निकालेंगे। अगर हमारा प्रोफेशन के अकॉर्डिंग बीमारी से कोरिलेशन नहीं निकलता है तो दूसरा हम प्रकृति निकालेंगे। प्रकृति के अकॉर्डिंग निकल आता है कि जैसे बताया है कि अगर जो जन्म माह फरवरी मार्च अप्रैल मई है तो अम्लधर्मी प्रकृति रहती है। जून जुलाई अगस्त सितंबर में रहती है उभयधर्मी। फिर अक्टूबर नवंबर नवंबर दिसंबर जनवरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में क्षारधर्मी प्रकृति रहती है। तो इससे कोरिलेट करके देखेंगे। तीसरा पूर्व व्याधि वृत्तांत पे जाएंगे कि पुरानी बीमारी कोई ऐसी तो नहीं रही जैसे कि मीजिल्स है, चिकन पॉक्स वगैरह तो नहीं हुआ उसको। अगर ऐसा हुआ है तो उसके ब्लड में कहीं ना कहीं क्षारधर्मिता पैदा हुई है। इसके अलावा एक चीज और निकालेंगे, क्योंकि कल डिस्कशन किया था कि जो वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीनेशन जनरली क्षारधर्मिता को शरीर से बाहर ना निकलने देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जिन लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है और जिंदगी में कभी चिकन पॉक्स या मीजिल्स नहीं हुआ, उनके शरीर में निश्चित रूप से क्षारधर्मिता जिंदगी भर रहनी ही रहनी है और वो कई बीमारियों को जन्म देती है। कोई पूर्व हिस्ट्री, किसी का यूट्रस निकला हुआ है या इस तरीके का कोई ऑपरेशन हुआ है, उससे कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये सब करते हुए हम उसकी बीमारी का निकालेंगे कि ये क्षारधर्मी है या अम्लधर्मी है। और क्षारधर्मी होने के पीछे के हेतुओं पे जाएंगे, कारणों पे जाएंगे, वो क्या है।
तो निदान परिवर्जन करके कि हेतुओं को समझा के पेशेंट को कि आप इन हेतुओं से दूरी बनाएं जैसा भी हो सकता है, और जो चीजें दूरी बनाने लायक नहीं है उनको हम लोग ट्रीटमेंट पार्ट से कवर करने की कोशिश करते हैं। जी सर, बहुत अच्छा अप्रोच है रजनी मैम का। जी, इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। जी सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। कंचन मैम ने हैंड रेज किया है। कंचन मैम हमारे आयुष दर्पण की कंचन है, गोल्ड है, गोल्ड। प्रणाम सर, थैंक यू सर। प्रणाम। सर वो अगर आप लोगों को याद होगा एंडोमेट्रियोसिस का केस जो मेरा सॉल्व हुआ था ना, हाँ उसका 12 वीक्स कंप्लीट हो गया है। तो उसका ना आज सोनोग्राफी किया था, तो सोनोग्राफी मैंने ग्रुप में भी डाला है और अंजना मैम को भी सेंड किया था मैंने। तो थोड़ा इस पे मुझे गाइड करिए ना, क्योंकि ना वहाँ पे रेट्रोप्लेसेंटल हिमेटोमा आ रहा है अभी। तो एक्चुअली एलोपैथ डॉक्टर ने उसकी जो गायनेक है उसमें तो कुछ भी नहीं उसको पॉइंट आउट किया, उस पर बोली कि हेल्दी है बेबी, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे करके उसको भेज दिया। उसने मुझे रिपोर्ट सेंड की है, पर वो मुझे देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस पे हम और कुछ कर सकते हैं, नहीं तो मतलब आगे चल के ऐसे नहीं हो कि वो हिमाटोमा फिर से वो डिटैच कर दे प्लासेंटा को। तो इसमें हम कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐड कर सकते हैं कर क्या? सकते हैं। अंजना मैम ने क्या बोला? अंजना मैम से बात नहीं हुई, जस्ट आ मैंने गई ना रिपोर्ट मैम, आ डाली गई है। जी। आप मैम से बात करिए, वो क्या बोल रही है, तब तक मैं रिपोर्ट देख लेता प्रणाम मैम। हेलो जी मैम। वो याद है मैम आपको एंडोमेट्रियोसिस वाला केस? हाँ हाँ, आपने भेजा तो था। मैंने अभी मैं हाँ 2 मिनट का समय दीजिए, मैं उसको एक बार फिर से पढ़ के फिर आपके साथ डिस्कस करूँ, बस 2 मिनट। हूँ। जी इसमें जी आप ठीक है। प्रजास्थापन गण मैंने देख लिया। प्रजास्थापन गण में शतावरी घृत दे दीजिए। प्रजास्थापन हाँ गण जो है ना, जैसे शतावरी घृत, दुर्वा घृत, ये बहुत बढ़िया काम करता है। प्रजास्थापन गण के द्रव्यों से सिद्ध घृत अगर दे दिया तो जी ये और अच्छा हो जाएगा। फिर मासानुमासिक जो क्वाथ है वो दे दीजिए, गर्भपाल रस दे दीजिए। फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लघु मालिनी वसन, सेकंड ट्राइमेस्टर में मधु मालिनी, और थर्ड में ये स्वर्ण मालिनी वसन ये देते हैं। या फर्स्ट में भी स्वर्ण मालिनी वसन देंगे तो बहुत अच्छा फायदा। हाँ सर, इनका ना गर्भपाल रस चालू है और शतावरी कल्प चालू था, और बाकी एलोपैथ का जो मेडिसिन था इसमें बस मुझे अभी ये हिमेटोमा के लिए सोचना है। तो मुझे लग रहा है कि दुर्वादी घृत शतावरी घृत अच्छा काम करेगा ना यहाँ पे। हाँ और हाँ दूसरा कोई मेडिसिन ऐड कर सकती हूँ, जैसे सर रजनी योग ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि ये पेशेंट को ना मैंने जैसे सॉल्व किया था ना 21, तब हाँ मैंने ना उसको रजनी योग, ग्रंथिरस फॉर्मूला, फलत्रिकादि गुरुकुल सूक्ष्म फला, क्योंकि ये हाँ पेशेंट में ना चिकन पॉक्स और जॉन्डिस की हिस्ट्री रही थी, तो वैसे ही सोच के मैंने ऐड किया था तब। तो ये केस एक्चुअली 15 to 20 डेज में ही सॉल्व हो गया था। हाँ मुझे लग रहा है वो अभी भी उसकी क्षारधर्मियता इसकी बॉडी से कम नहीं हुई है, तो रजनी योग चला सकते हैं सर हम इस हाँ। केस में? पार्थिव द्रव्य है ना, हल्दी और गैरिक बहुत बढ़िया गैरिक है। जी सर। अभी तो मुझे घृत कल्पना ही ऐड करनी है, बाकी मैं ऐसे नहीं सोचू ना केशव गूगल हेमेटोमा वगैरह है को। तो आप अंदर जाके क्या ब्लड निकाल के आएंगी क्या? आपको तो घृत कल्पना ही देना पड़ेगा, दीपन पचन जी कर। सर, जी सर। ऐसे गूगल कुछ नहीं ऐड करूँ ना, केशव गूगल या फिर कुछ? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। इसमें इसमें मुझे एक चीज समझ में आ रही है। हाँ इसमें जो बोलिए वात सर। के नानात्मक विकारों में वात के गुण लिखे हुए हैं कि एक आयाम गुण भी होता है वात का, तो जिसकी वजह से कोई हेमेटोमा सरीखा चीज डेवलप हो वो सकता है। सब ठीक हो जाएगा सर, वो घृत देंगे ना, हेमेटोमा जी वगैरह सब डिजॉल्व। हाँ, हेमेटोमा तो क्या है? उसमें रक्त और पित्त, यही तो है। जी, तो उसमें मैं ये थोड़ा सोच रहा था कि उसमें उसको बस्ती वगैरह का भी वातानुलोमन के लिए भी कुछ करना चाहिए। अभी ये ऐसा महीने में बस्ती अलाउड है क्या? पहले वो देखिए। बस्ती तो नहीं अलाउड है, वात का प्रकोप है वर्षा 3 ऋतु। महीना कंप्लीट हुआ है सर, 3 महीना कंप्लीट हुआ है उसका। हाँ मैम, इसमें बोलिए आप क्या मैम। करिए ना, हाँ जो नवांकुर है ना बट के, हाँ। उससे सिद्ध घृत दूध बना लीजिए, ठीक है, हम्म, उससे संस्कारित कर लीजिए, है ना, और उस दूध को पेशेंट को दीजिए, ठीक है। हम्म, हम्म, और इसके अलावा जैसे पुष्कर मूल है, ठीक है, बला मूल हम्म, है, ठीक है, थोड़ा पलाश ना, हम्म, पलाश पत्र स्पेशली, ठीक है, इसका इसका एक वो योग बना लीजिए आप, ठीक है।
और उससे उसको भी ना अगर पॉसिबल हो तो उसका भी क्षीर पाक ही बनाइए। यहाँ दूध बहुत क्षीर अच्छा पाक। काम करेगा इस केस में, क्योंकि हमें रस धातु को बढ़ाएंगे, रस धातु को बढ़ाएंगे तो फिर वो रक्त धातु की वृद्धि करेगा, है ना। और रक्त धातु जब अच्छे से होगा तो जो खराब रक्त धातु है वो खुद ना खुद डिजोल्व होने लगता है। और हमें सबसे पहले देखना होता है कि हमारी रस धातु अच्छी रहती है तो हमारे बेबी की ग्रोथ अच्छी रहेगी। और जब बेबी की ग्रोथ रहेगी तो जो जहाँ से हमारा ये हीमाटोमा बना भी है, अदर साइड से अगर वो स्ट्रांगली जो है वो कम्युनिकेट कर जाएंगी प्लेसेंटा और फीटस के साथ में, तो वो अपने आप धीरे धीरे डिजोल्व हो जाता है। तो कुछ मेडिसिन इस तरह से हमारे जो हमने देखा है तो हम फर्स्ट टाइमेस्टर में देते हैं पेशेंट को। और वैसे भी इस समय की हमें सबसे पहले सेफ देखना है, सेफ्टी देखना है कि किसी भी तरह से। आपने बहुत अच्छा बताया रजनी और ये स्वर्णगिरी, लेकिन एक्चुअली हरिद्रा भी अगर आप लो तो फिर वो आम जो कच्ची हरिद्रा होती है ना, जो कि पेड़ों से निकलती है तुरंत वाली हरिद्रा, वो ज्यादा फायदा करेगी उसके साथ में, गैरिक के साथ में यहाँ पे। जी मैम। ठीक है मैम जी। और मैम थोड़ा सा शतदोत घृत मिलता है ना उसका, वो आता है, कुछ कंपनियां बनाती हैं, जैसे वो शायद मुझे याद आ रहा है, एक वो है ना वैद्य रत्नम बनाती है, उसका लेप लगवाइए उधर पर, ठीक है। और नाभि पूरण भी कराइए थोड़ा सा उसको, ओके। शतदोत घृत बहुत काम करेगा। जी मैम, थैंक यू मैम। एक बार मैं रिपीट कर दूं, पुष्कर मूल हाँ पलाश का क्षीरपाक और हाँ वटांकुश दूध, ठीक है। हाँ 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 घृत लेप और नाभि पूरण के लिए। और सर हाँ ने शतावरी घृत और दुर्वा घृत बोला था। हाँ और हाँ बाकी वो अच्छा है, हाँ वो अच्छा है। जी, ठीक है। अंजना मैम प्रणाम। जी सर, थैंक यू नमस्ते मैम। सर, खुश प्रणाम रहिए। सर। प्रणाम मैम। मैम एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जी जैसे एंडोमेट्रियोसिस होती है जिसमें एंडोमेट्रियम जो होता है वो जी कोई एंडोमेट्रियम के आसपास की लेयर्स जो होती है एंडोमेट्रियम जैसा बिहेव करने लग जाती है, जी। तो ऐसा हम किस संप्राप्ति के तहत इस पे विचार कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग? एक्चुअली सर देखिए, आज जो भी योनि रोग माने गए हैं वो सारे योनि रोग वात के कारण माने गए हैं। कोई भी योनि रोग ऐसा नहीं होता जो वात के कुपित होने से नहीं होता। पहली बात तो हमें इसमें जो भी हम चिकित्सा करते हैं वो हम वायु को ही प्रधान मानते हैं, और उस वायु में आप जानते हैं कि वहाँ अपान वायु का क्षेत्र है तो वो अपान वायु पे ही मानते हैं, ठीक है सर। दूसरी बात होती है कि एंड्रोमेट्रोसिस, तो एंड्रोमेट्रोसिस का मतलब ये होता है कि जो एंड्रोमेट्रियम है उसका जो जो उसका फॉर्मेशन हो रहा है वो एबनॉर्मल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पित्त भी कहीं ना कहीं जो है वो उसमें पित्त और कफ दोनों की जो है अभिव्यक्ति है, या दोनों की कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हुए, वो सॉरी दूषित हुए हैं। वायु मेन है। अब उसके हिसाब से क्योंकि वहां एक फॉर्मेशन हुआ, एक लेयर तैयार हुई है, लेकिन बिना किसी भी कहना चाहिए पाकावस्था के कोई भी सेल जो होती है वो दूसरे टिश्यू में कन्वर्ट नहीं हो सकती। मेरा मानना है कि अगर मानिए आपकी एक नॉर्मल लेयर थी, वो मेनली वहाँ गर्भाशय की इंटरनल लेयर थी, लेकिन अगर हमारी पित्त कुपित हुआ, अग्नि कुपित हुई, तो वहां पे उसने क्या किया, कफ को भी कुपित किया। तो यहाँ जो एंड्रोमेट्रोसिस हो रहा है वो दो पर्पज आप देखिए। एक तो हम जो बात करते हैं जनरली कि जो अपान वायु का जो संबंध होता है वो प्राण वायु से होता है। आप मानते हैं इस बात को कि अपान वायु, जब अपान वायु कुपित होकर जब प्राण वायु को जहाँ इफेक्ट करेगी तो वहां से जो हमारी धातु का जो निर्माण होता है वो धातु निर्माण प्रक्रिया कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। आप पहली धातु पे ही पहुंच जाइए, रस धातु पे ही पहुंच जाइए। जब आहार विहार बहुत पेशेंट नॉर्मली नहीं ले पा रही है तो वो नॉर्मल रस धातु भी नहीं बन पा रही है। और जो रस धातु से जो आर्तप की उत्पत्ति होती है, या आप मान लीजिए रस धातु से जो आर्तप की उत्पत्ति होती है वो उसका जो मूल है वो गर्भाशय ही है। तो यहाँ अगर आप 22 वर्षा मानिए कि जो हार्मोन्स हमारी बॉडी के हैं बिना उसके डिस्टरबेंस से कभी भी एंडोमेट्रोसिस नहीं हो सकती है, ठीक है सर। जी और हार्मोन इसमें जी इसमें अगर हम ये देखें जी कि वात ने अपना आशय अपकर्षक नियम लगाया होगा। जी, उसको आप इस वे में भी बोल सकते हैं। जी, तो मैं उस तरीके से थोड़ा सा सोच रहा था कि वो आशय अपकर्षक नियम लगाने के बाद में एंडोमेट्रियोसिस ये डेवलप हुआ होगा, कोई आसपास की जैसे फैलोपियन ट्यूब की लेयर एज ए एंडोमेट्रियम बिहेव करने लग गई हो, हम्म। और जो यहाँ पे हेमाटोमा भी फॉर्मेशन हुआ उसके पीछे भी कारण शायद एंडोमेट्रियोसिस ही समझ में आ सकता है नहीं कि सर, ऐसा जहाँ। नहीं है।
हेमेटोमा का मतलब होता है कि जैसे जहाँ भी क्या हुआ कि अगर इम्प्लांटेशन हुआ ना, इम्प्लांटेशन के साथ साथ वो तो एक नॉर्मल हमारी जो है फिजियोलॉजिकल फिनोमेना होता है, लेकिन अगर हेमेटोमा बन रहा है तो वो एबनॉर्मल फिनोमेना होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं खा बगोड़ने मिला है ना, जहाँ हमारा गर्भ जो है तैयार हो रहा है, गर्भणी का जो आशय है, गर्भाशय व गर्भ तैयार हो रहा है, लेकिन कहीं चाहे अपान वायु के विकृति के कारण और वहाँ कहीं किसी तरह से खा बगोड़े बना, और जो खा बगोड़े बना तो जो एक है ना दूषित रक्त धातु है, वो नॉर्मल रक्त धातु नहीं है, दूषित रक्त में या पित्त के कुपित होने के कारण ही रक्त को कुपित किया, और वहाँ पे जैसे कहते हैं खा बगोड़े उसको मिला और उसने वहाँ पे अपना स्थान ग्रहण किया, और उसने इस तरह से एक कहते हैं रक्त का वहाँ कलेक्शन हुआ या हेमेटोमा बना। अब इसको क्या करना है, जब हम अपान वायु को अगर हम अनुलोमित करेंगे तो धीरे धीरे रक्त का भी अनुलोमन प्रॉपरली हो जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग जो गर्भिणी की चिकित्सा करते हैं, गर्भ या गर्भिणी की चिकित्सा करते हैं, तो हमारा पहला जो रूल होता है, ये पहला सिद्धांत होता है, वो हमें गर्भिणी की जो है जीवन के और उसके साथ साथ गर्भ के, जैसे कहते हैं ना, भागवत ने लिखा है कि गर्भ की रक्षा तो सभी करते हैं, लेकिन गर्भ की रक्षा के साथ साथ गर्भिणी की रक्षा भी उतनी ही परम आवश्यक है। एक बहुत अच्छा सूत्र आया है, मैं भी आपको बताती हूँ थोड़ी देर में उसको देख के। तो गर्भ के साथ साथ गर्भिणी की चिकित्सा, गर्भिणी के स्वास्थ्य की रक्षा भी उतना ही आवश्यक है। तो अगर गर्भिणी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो गर्भ भी अच्छा रहेगा। तो इसी सिद्धांत के हिसाब से हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर हम 22 वर्ष चलें, मतलब कि हम गर्भिणी की आहार व्यवस्था को, गर्भिणी परिचर्या को, गर्भिणी के बिहार को, उसको अगर हम कंसंट्रेट करके हम अच्छे से अच्छी रस धातु बनाएं और अच्छी से अच्छी रक्त धातु बनाएं, तो जिससे गर्भिणी भी स्ट्रांग होगी और गर्भ भी स्ट्रांग होगा, है ना। तो फिर जो ये जो हमारी वैगुण्यता है वो धीरे धीरे खुद ही दुर्बलता पे कन्वर्ट हो जाएगी, और जब हमारा गर्भ स्ट्रांग होगा तो वो धीरे धीरे खुद ही डिजोल्व होके निकल जाती है। और हम लोग मॉडर्न में क्या करते हैं, मॉडर्न में अगर हमारे पास प्रेगनेंसी के बाद पेशेंट आता है हेमेटोमा लेके, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, आप बेड रेस्ट कर लो, आप एकदम हिलो मत, आप उठो मत, आप टॉयलेट और बाथरूम के लिए भी मत जाओ, वो भी बेड पे करो। इसका क्या मतलब हुआ, कहीं ना कहीं वायु प्रकोपित होती है, अगर आप उठते हो, बैठते हो, एक्स्ट्रा काम करते हो तो वायु प्रकोपित होती है। वो वहां पे क्या कहना चाहते हैं, आप एकदम रेस्ट करो, मतलब रिलैक्सेशन फेज में रहो, तो वायु को आप शांत करो, वायु को आप अनुलोमित होने दो। तो ये, और फिर उसके बाद जो जिस तरह से वो तो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, डिजोल्व करते हैं, और वो भी यही करते हैं कि प्रोजेस्टेरोन बढ़ा दो, उसको एचसीजी का बढ़ा दो, उसको आयरन अच्छे से दे दो, मतलब क्या कि उसकी जो व्यवस्था है, उसका हीमोग्लोबिन जो है वो अच्छा हो जाए, उसका जो क्या प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो अच्छा हो जाए, एचसीजी लेवल है वो इंक्रीज कर जाए, जिससे गर्भ जो है वो और स्ट्रांगली जो है गर्भाशय से कनेक्ट हो। उनका भी एक ठीक। मैम, एक जो बार्थोलिन सिस्ट का फॉर्मेशन होता है ना, बार्थोलिन ग्लैंड से, जी तो वो सिस्ट का फॉर्मेशन ऐसे होता है कि उस की ओपनिंग जो होती है वो कफ के द्वारा या किसी भी ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी के कारण क्लॉग हो जाती है। ठीक है, तो क्लॉग होने के कारण वहाँ पे सिस्ट का फॉर्मेशन बन जाता है, सिस्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी ग्लैंड का जो सेक्रेशन हो वो अगर ब्लड मिक्स्ड हो, है ना, तो वो सिस्ट ना बन के ये हेमेटोमा भी काज कर सकता है ना। तो इस तरीके की चीजों में हम लोग क्यों ना कफ को भी शांत करने का कुछ विचार करें, जैसे बार्थोलिन तो मैंने आपसे बोला ही सर, वो त्रिदोषात्मक है ही है सर, त्रिदोषात्मक ही है वो। जी जी जी, एक बार्थोलिन सिस्ट होती है, एक वहाँ पे एक और ग्लैंड होती है जो इंटरनल ऑस के आसपास होती है, तो उसका क्या नाम है, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, नेबोथियन सिस्ट, हाँ वो भी नेबोथियन जी जी नेबोथियन तो सर्विक्स के ऊपर लिप पर होते हैं ना सर, नेबोथियन जी सिस्ट जी बनते हैं। हाँ, इंटरनल ऑस के थोड़ा सा अंदर की तरफ सर्विक्स के लिप पे, तो वो नेबोथियन सिस्ट एंड बार्थोलिन सिस्ट का भी एक वही रहता है कि ये क्लॉगिंग हो जाती है इनकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। तो कई बार मेरे दिमाग में आता है जो हेमेटोमा वगैरह अंदर इसमें सर्विक्स वगैरह में या वहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो एक्चुअली कहीं सर अगर ऐसा। आप उसको देखिए ना एक बार, अगर आप देखिए तो फिर जो विभिद्री के बारे में वर्णन आया है, गुण के बारे में वर्णन आया है, अगर आप उसको देखिए
उसकी संप्राप्ति यहाँ पे बहुत अच्छे से मिलेगी। और उसका नाम भी उन्होंने हेमाटोमा, जैसे आप ही कह रहे हो ओमा, ओमा मतलब ही ग्रोथ हो गई ना, कहीं ना ओमा कहीं ट्यूमर मीन्स टाइप है जी ना। तो जी वो जी जो जी अगर उसकी अगर संप्राप्ति, और आप एक तरह से देखिए, और कहीं आप एप्सिस के बारे में आयुर्वेद का पढ़िए विगंधरी चिकित्सा। और जी इसके अलावा आप ये पढ़िए, क्या कहते हैं, गुल्म की चिकित्सा, गुल्म की संप्राप्ति, तो काफी कुछ सिनोनिम उसमें आ जाता है। तो वो तो खुद कई ही बार बताते हैं कि रक्तज भी होता है ना, जी सन्निपातज भी होता है। तो उसके हिसाब कई से फिर उसके लक्षण स्टडी किया जाए तो मुझे लगता है सिनोनिम ज्यादा सिमिलरिटी मिलेगी। कई बार मेरे दिमाग में आता है कि अगर जो बार्थोलिन सिस्ट या नेबोथियन सिस्ट टाइप की पैथोलॉजी डेवलप हो रही है और इनको अगर जो हम खोलना चाहें, तो मेरे दिमाग में आता है क्यों ना जो ऊपर की कफ लेयर से जिसकी क्लॉगिंग हो रही है वहां पे हम कुछ ऐसा लेप अप्लाई करें, जैसे मुलेठी या देसी घी के साथ में टंकण को मिला के उसकी अरे हल्की सर, हल्की रबिंग। अभी आपने याद दिलाया तो मैं बताती हूँ। एक मेरे पास एक बिटिया रानी चल रही है, सिस्टर है हमारे डिपार्टमेंट मतलब हॉस्पिटल की। उसकी जी मतलब वंदना एक सिस्टर है, उसी की छोटी सिस्टर चल रही है। वो देखने से एज वाइज 23 की है, लेकिन देखने से वो 16-17 की ही लगती है। लेकिन जी मतलब वैसे उनका डेवलपमेंट बहुत सही है, नॉर्मल है, लेकिन ये कि वो अपने एज से थोड़ी कम लगती है, 5 साल पीछे लगती है। वो जी अचानक मेरे पास दिखाने आई, अनमेरिड है, और उनको इतना बड़ा बर्थोलेसिस था, मतलब कि वो उसको बस जब लगा कि अब मुझे पेशाब विशाब करने में थोड़ी दिक्कत होती है या थोड़ा खिंचाव होता है, तो फिर वो दिखाने आए थे। तो उसको फर्स्ट टाइम तो, क्योंकि वो लड़की है और अंटस मतलब वो कहीं छूने भी नहीं देना चाहती ना, वो एरिया बहुत सेंसिटिव होता है। तो जी पहले वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्टोन ही हार्ड हो गया है एकदम, जी और उसको टच भी नहीं हम लोग कर पा रहे थे। आप बता रहे हैं, आपने छेड़ा तो मैं आपको बता रही हूँ। फिर मैंने जी उसको ट्रीटमेंट लिखा जैसे आप कह रहे हो, तो मैंने सबसे पहले उनको यही बोला कि आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप शिगरू पत्र ले लीजिए, और शिगरू पत्र का पहले आप क्वाथ बना लीजिए, और उस क्वाथ को हल्का सुपोषण कर दीजिए, और उससे इसको वॉश कराइए, चाहे कॉटन भिगो दीजिए, चाहे मतलब कॉटन के साथ कॉच पीस लगा के अच्छे से उससे उसकी सिकाई करिए। और उसके बाद जो ऊपर क्वाथ के बाद का जो ऊपर का निकलता है छल्ली में, उसके साथ आप जो है तेल को संस्कारित कर लीजिए उस कल्प से, और उस कल्प का तेल भी उसको वहां पर ऊपर से अप्लाई करिए। और जी बाकी उसके बाद पेशेंट को अवगाहन स्वेद भी बताया गया कि बीच बीच में उसका अवगाहन स्वेद करिए। मुझे लग रहा है 10 डेज 15 डेज, मोस्ट प्रोबेबली शायद 20 डेज के बाद पेशेंट आज वो फिर आई थी, और उसकी जो साइज है वो पहले से एकदम आधी रह गई, और वो इतना सॉफ्ट हो गया था जैसे पहले टच नहीं कर पा रहे थे, कंसिस्टेंसी तक नहीं पता चल रही थी, डायग्नोसिस बनाने में भी थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन आज वो इतना सॉफ्ट हो गया था और साफ साफ क्लियर हो रहा था कि इसमें जो है फ्रूट्स जो है वो कम, मतलब आधे से भी कम रह गया है। और वो इतना ज्यादा उसका जो स्वेलिंग थी वो बहुत ज्यादा, मतलब पेशेंट को भी बहुत रिलीफ था और जी रिलैक्स थी। और केवल केवल जो है अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन। जी। तो तो इस मैं तरह से एक्चुअली मेरा जी मेरा जो पूछने का कारण यही था कि जैसे जी आपने बताया कि वेरी सेंसिटिव एरिया दिस इज, तो मैं यही जानना चाह रहा था कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या इस एरिया के लिए इंडिकेटेड है भी कि नहीं। और जैसे आपने बता दिया कि शिग्रू क्वाथ का देते हैं, तो ऐसे ही क्या पंचवल्कल क्वाथ या त्रिफला क्वाथ भी इसमें अच्छा बिल्कुल रिजल्ट बिल्कुल प्ले कर बिल्कुल। सकेगा। जी हाँ सर, एक्चुअली देखिए आप, ये आपकी युक्ति पे डिपेंड करता है। वो बहुत सॉफ्ट टेंडर एकदम एज की लड़की थी, लेकिन जी ये था कि उसकी उसकी जो सिस्टर थी वो नर्सिंग में है, और अच्छी स्टाफ है, और उसको अच्छे से मैंने समझाया, और उसने बहुत अच्छे से शिगरू पत्र अरेंज किया, और उसका शिगरू पत्र का क्वाथ बनाया, उसको 2 बार अवगाहन कराया, टब बाथ कराया उस तरह से, और उसको डायरेक्ट भी यूरिन वगैरह के बाद मैंने कहा वॉश कराइए, उसी बहाने कॉटन से थोड़ी सिकाई करिए। तो एक्चुअली सर उसमें ये होता है ना कि आप पेशेंट किस तरह से आपकी बात समझ रहा है, और आप उसको कैसे समझा पा रहे हैं। देन फिर शिगरू तेल उसने वहां से अच्छे से धीरे धीरे वहां लगाया, सिस्टर ने खुद ही सब किया, क्योंकि वो उसकी हेल्प उसकी अपनी छोटी सिस्टर थी, तो उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल गया। अब एक जी जनरल पेशेंट को तो फिर हम यही कहते हैं कि भाई आप एडमिट हो जाइए, और हम 2-3 दिन यहाँ पे रेजिडेंट हमारे कर देते हैं, एक बार उनको अच्छे से ट्रेनिंग दे देते हैं, फिर उनको कहते हैं कि फिर आप 1 वीक करिए, फिर आप दोबारा। तो ऐसा जैसे होता है ना कि जी पेशेंट किस तरह से आपकी बात समझता है और किस तरह से वो करता है, उसका भी बहुत इफेक्ट आता है। समटाइम्स डर लगता है कि पता चला वो बहुत सॉफ्ट स्किन है, जरा सा भी इधर उधर हुआ तो वो वहां फिर जल भी सकता है ना।
या फिर जी, कुछ जी। और प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये सब जी। चीजें होती हैं। जैसे आवाज सर का जो लेक्चर था तो उसमें उन्होंने फलघ्रत का उत्तरवस्ती बोला था, जब उसका जी इंटरनल लॉस ओपन हो आफ्टर मेंसेस, तो उसमें जैसे वो देते थे कि जो यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग है उसकी पूरी 3 लेयर का बहुत ज्यादा अच्छा फॉर्मेशन हो जाए, तो फर्दर जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन अच्छा हो जाए, ऐसा करके वो गर्भशैया को उनका तैयार किया जाता है। गर्भशैया को तैयार हाँ, करने के लिए। तो क्या फलघ्रत का रोल क्या इस तरीके की क्लॉगिंग खोलने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? देखिए सर, यहाँ 2-3 बातें हैं ना, जैसे आप कहीं भी वृद्धि है ना, तो हमें वहाँ लेखन कर्म करना पड़ेगा, है ना। हम भेदन नहीं कर रहे हैं तो हमको वहाँ पे लेखन करना चाहिए। तो लेखन कर्म के लिए वहाँ पे हमारा क्या मेन कार्य, सब आप नागर मोथा के बारे में बोल ही रहे थे, तो यहाँ पे मोथा मोथा भी यहाँ पे वर्क करेगा, क्योंकि वो भी क्लेदन को जो है बहुत अच्छे से हटाता है। तो मेरा मानना है, ये मेरा अपना सोचना है, बाकी तो ये है कि मैं यहाँ पे घृत कल्पना दूंगी या तेल कल्पना दूंगी, लेकिन मैं ऐसी और जो से संस्कारित करके दूंगी कि जो वो वहाँ का अंदर कलेक्शन होता है, वो कलेक्शन जो भी क्लेदन होता है, उस क्लेदन को वो वहाँ पे धीरे धीरे उसका शोषण करे ना सर। तो मैंने जी इसी तरह से ये कल्पना बनवाई मेरे सिस्टर से। और जो चीज, और दूसरी बात, जैसे हम लोग अक्सर बात करते हैं कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जो हम अपने से बना सकते हैं, और अपने से बनाई मेडिसिन को जब यूज करते हैं, चाहे वो हमें एक सिंगल मेडिसिन ही मिले, तो मुझे जैसे सर भी चिढ़ाते हैं कभी कभी, मुझसे कहते हैं अंजना मैम को तो बहुत पसंद है, लेकिन शिगरू मुझे इसलिए पसंद है कि शिगरू हमारे इस समय बनारस में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, और पेशेंट पुअर से पुअर हो चाहे रिच से रिच हो, वो उसकी वो रीच में रहता है। और जब उसको पता होता है कि हमको फायदा करता है, तो वो ओरिजिनल सहजन अरेंज कर लेता है, और फिर उसकी जिस तरह की कल्पना हम लोग समझाते हैं, वो कल्पना वो यूज कर लेता है। तो यहाँ मेरे सहजन लगवाने का ये मतलब 2 मतलब था कि वो शोथर है, क्लेदन को कम करेगा, पेशेंट को जो है किस कहीं ना कहीं जो इतनी बड़ी ग्रोथ होती है उसकी, वो पक्का से पक्के वो ग्रोथ को उसको जो है वो उसमें उसको फायदा मिलेगा। और जो शोधन करेगा, सबसे बड़ी बात है कि जहाँ जैसे आप हमने अभी बताया कि डक्ट बंद हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उसको वो मार्ग को भी ओपन करेगा। और वो नैनो लेवल पे जाके कार्य किया उसने बहुत अच्छे से। और अभी उसको हमने फिर से कहा है कि अभी हम 15 दिन के बाद आपको फिर चेक करेंगे। अब और थोड़ा सा उसकी कल्पना को हमने और थोड़ा और युक्तिपूर्वक बढ़ा दिया है। और एक दो मेडिसिन उसकी थोड़ी सी, जैसे गंडारी है या काशनाल बिल्कुल है, ये सब उसको चल भी रहा था। और थोड़ा उसकी कल्पना अनुपान के साथ थोड़ा चेंज करती है, क्योंकि पेशेंट आता है तो वो जानता है कि मैडम हम मेडिसिन को थोड़ा सा बदलेंगे इसलिए बुलाइए, तो वो करते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट हम आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। जी, बाकी लोग को किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है या बताना है। सर नमस्कार। हाँ सर, बताइए सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सर। सर 8-9 महीने पहले एक सोरियासिस का केस था मेरे पास सर, उसको मैं विरेचन दिया था, आपसे बात भी हुआ था, बताए थे आप। तो हाँ वो तो पूरा क्लियर हो गया था उस टाइम। हाँ तो बाद में वो कभी विजिट नहीं किया उसके बाद। हाँ। अभी थोड़ा इचिंग का कंप्लेन है, कोई स्पेसिफिक साइट में तो नहीं है, इधर उधर बॉडी में। तो अभी मैं क्या। इचिंग अभी बारिश में हो रहा है ना, हाँ तो इचिंग अम्लधर्मी है ना, जी। तो इसलिए अभी एक शुरुआत में हमने बात किया ना, तो इसमें क्षारधर्मी द्रव्य या कंडुग्न गण के द्रव्य या सरसों का तेल लगाने के लिए दीजिए, जी। ठीक हो जाएगा। और इंटरनली कुछ देना होगा सर? इंटरनली गंधक रसायन दे दीजिए। कंडुग्न गण में क्या क्या द्रव्य है वो आप देख के बताइए मुझे, ठीक है वो अगर देंगे ठीक हो जाता है। नीम है, उसमें कुटज है। जी। सर उसको मैं शोधन के लिए क्या एडवाइस करूं अभी? विरेचन या वमन, वमन सबसे अच्छा रहता है, लघु वमन करा दीजिए। जी। हाँ, ये सरोज तो मिश्रा जी आप कुछ बोल रहे थे। सर वर्षा ऋतु में वात का नेचुरली प्रकोप हुआ रहता है, पित्त का संचय काल होता है, यहाँ पे जी, वात को प्रकोप का भी ध्यान में थोड़ा सा रखते हुए वायु की वजह से तो रुक्षता बढ़ती है और क्लेथ जमा हो रुक्षता जाता बढ़, है स्किन के अंदर, इसलिए जी, खुजली आती तो है।
वर्षा ऋतु में कोई भी अगर इस तरीके का आता है तो हमें थोड़ा सा रात के प्रकोप के लिए जैसे दशमूल काढ़े में तेरंग तेल वगैरह डाल के अगर हम देते हैं तो ये बेहतर काम कर सकता है। ठीक है सर। जो पित्त प्रकृति के हैं उनको छोड़ के बाकी सभी लोग को हम जैसे पित्त प्रकृति के तो नारियल का तेल पूरा बॉडी पे लगाते हैं तो खुजली बंद हो जाता है, या फिर नॉर्मली हम लोग नीम का तेल, करंज तेल ये सब देते हैं, या सरसों का तेल लगाने के लिए देते हैं, खुजली बंद हो जाता है। तुवरक तेल, तुवरक तुवरक तेल, तुवरक तेल तो ज्यादातर हम उसमें देते हैं ना, अलग बड़े बड़े स्किन बीमारियों में, खुजली में देते हैं क्या? खुजली में भी ये अच्छा काम स्ट्रॉन्ग करता रहता है बहुत ज्यादा। ऊषा तबानी में अच्छा, मैं अपने एक केस में बताया था ना कि वो तुवरक तेल उन्होंने स्काल्प सोरियासिस में बताया था, स्काल्प सोरियासिस में। जी साल से हाँ, तो नॉर्मली अगर देंगे तो उससे इरिटेशन हो सकता है। उनका अनुभव रहा होगा तो उनसे स्काल्प ज्यादा- सोरियासिस के लिए उन्होंने यूज किया होगा, सोरियासिस के पेशेंट के लिए। जी जी हाँ, ये थोड़ा सा हम अभी उनका बेटा आज यूएसए जा रहे हैं तो फिर वो अभी आएंगी कल परसों, फिर बताएंगे वो। जी जी सर इनका कोई लीजन नहीं है अभी, सोरियासिस का पूरा क्लियर है। वो तुवरक तेल बहुत गर्म पड़ेगा सर। तो नीम तेल और नीम तेल है, नारियल करंज तेल है, विडंग तेल है, और कंडुकनगढ़ में ये सब सारे द्रव्य आते हैं। नीम के क्वाथ में स्नान करें। नारियल वाला जो आप बता रहे हैं वो अच्छा रहेगा इस हिसाब से। हाँ ठीक है उसमें सर। मैं कपूर वगैरह मिला के हाँ सर उसको मैं रक्तमोक्षण कर सकता हूँ या हाँ, बाद में करूँ? रक्त मोक्षण करेंगे तो थोड़ा रक्त दूषित निकल जाएगा, और वमन सबसे अच्छा रहता है। और इसमें ठीक है। सोरियासिस के केसेस में बोला ही गया है कुष्ठ वगैरह में कि 15-15 दिन में वमन, 1-1 महीने में विरेचन और 3-3 महीने में रक्त मोक्षण, हम्म तो ये तो करना ही चाहिए। सर ये कितने एपिसोड तक करना चाहिए या क्या साइंस? अभी इतना बड़ा बीमारी तो नहीं कि कंडू हो रहे तो ये नहीं मतलब ये सोरियासिस और रिकरेंस नहीं होगा? सोरियासिस तो कभी कभी 1-1 साल लग जाता है ठीक होने में पूरा। काफी कठिन बीमारी है ये। बहुत ज्यादा तो मैं ये क्रिच। कंटिन्यू रखूं सर? हाँ, हाँ, तो आप करिए। और ये तो एक लॉजिकल सी बात है कि सोरियासिस के केस में इन ऋतुओं में रिकरेंस आएगा। बसंत ऋतु में आएगा, वर्षा ऋतु में आएगा। बसंत में कफ का प्रकोप के कारण आएगा, वर्षा ऋतु में वात के प्रकोप के कारण। जी। ठीक है जी। तो ये सीजनल शोधन में कंटिन्यू रखना चाहिए। हाँ 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 ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। आप बताइएगा सर, रिजल्ट बताइएगा। जरूर सर, मैं पोस्ट करता ये हूँ। कोई, हाँ थैंक यू। एक डॉक्टर अलका गणवित करके कोई मैम है। डॉक्टर अलका जी आप कौन है, कृपया अपने बारे में बताइए। न्यू कमर का भी स्वागत होना चाहिए ना। डॉक्टर अलका जी कौन है आप, बोलना नहीं चाहती हैं? हेलो, प्रणाम सर। हाँ, आप कौन है, अपने बारे में बताइए प्लीज। हाँ सर, मैं अलका गावित, मैं गुजरात से बोल रही हूँ, नवसारी से। अच्छा, आप न्यू ज्वाइन हुई हैं? हाँ, इसी महीने मैंने ज्वाइन किया है सर। अच्छा, हाँ आपको जो चीज समझ नहीं आएगा या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप बताइएगा जरूर, लेकिन आप पार्टिसिपेट करिएगा बात में। जी जी सर, ठीक है, थैंक यू। वेलकम सर। ये आईफोन करके कौन है, आईफोन करके? नीलम मैम होंगी सर। नीलम मैम आप है क्या? आईफोन कोई अदृश्य शक्ति है, कोई आईफोन बता नहीं रहे। एक जितेंद्र वर्मा जी आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर वो पेशेंट के बारे में बात करी थी ना उससे आज दिन में, तो उन्हें ज्वाइन कर ले रखा है सौरभ त्रिपाठी। ठीक है सौरभ जी, आप कृपया म्यूट अनम्यूट करिए, वीडियो ऑन करिए। हाँ जी सर। हाँ सर बताइए, आप कैसे हैं सर? सर ठीक हूँ मैं। आप खाना खाए आज? नहीं सर, इनको डाइजेशन का बहुत इशू चल रहा है 2 दिन से, तो कुछ खा ही नहीं पा रहा हूँ। ये सर, ये सीजन में भूख कम ही हो जाता है, वर्षा ऋतु है ना इसमें। हाँ मतलब एकदम ही नहीं हो रहा है, मतलब इवन स्टूल भी नहीं पास हो रहा है जरा भी, मल्टीपल सपोजिटरी सब कुछ करने पे। वर्मा जी आप थोड़ा इनको लंघन कराइए ना, यूज पे रखिए जब तक भूख नहीं लग रही है तब तक। जी ठीक है, तो आप मतलब इनसे क्या बात करवाना चाहते हैं, कृपया आप बताइए। वर्मा मतलब जी, वही ट्रीटमेंट्स के लिए, मतलब जैसे इनका जो प्रॉब्लम है, जैसे इनका सर्वाइकल का, डाइजेशन का,
तो पहले तो दीपन पाचन करना पड़ेगा, फिर नस से और बस्ती देना पड़ेगा, ठीक हो जाएंगे। मैंने तो दानी मास्टर चूर्ण दिया हुआ था, वो ले भी रहे अभी। आई थिंक और 7 यूश दिन दीजिए, से। यूश आम का पचन होना चाहिए, यूश दीजिए पहले। यूश या मंड पे या षडंग पानी या कुछ ऐसे अग्नि प्रदीप्त होना चाहिए, पेट साफ होना चाहिए। ओके ओके। ठीक है, आप इतना करिए, फिर हम देखेंगे सर। थैंक यू सर, सौरभ जी, थैंक यू। थैंक यू। जी। और सर आप एक चीज बताइए, आपका जो स्टूल होता है किस तरह का होता है? बहुत कड़क होता है सर क्या? हाँ, मतलब अभी जैसे कई दिन क्लियर नहीं होता है तो बहुत स्मेली होता है और लिबलिबा होता है काफी। जी, मेरे पास एक सरदार जी आए थे इंदौर से, उनका भी ऐसे एक्सीडेंट हो गया था, तो उनको 10-10 दिन तक नहीं होता था, कभी 1-1 महीना नहीं होता था। तो डॉक्टर्स लोग जो थे वो साबुन के पानी से एनीमा देते थे, तब होता था। तो एक बार वो मेरे पास है, वो मतलब वो थक गए इतना, हो ही नहीं रहा था, तो वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए आए। तो उनको मैंने एक हमारा आयुर्वेद का गोली आता है इच्छा विधि रस, वैद्यनाथ का मैंने दिया, एक गोली दिया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर 5 गोली दिया मैंने, तब उनको पत्थर पत्थर की तरह 5 किलो मल निकला, पत्थर पत्थर की तरह, इतना उनको इतना हो गया था। इसलिए आपका बीमारी में पेट साफ होना बहुत जरूरी है सर, तभी जी ठीक सर, होगा। मैं वो इसीलिए सबसे पहला फोकस भी वही है मेरा। हाँ, तो अभी वर्मा जी आपको बताएंगे सर, आप इनको त्रिवितलेहम या कुछ दे दीजिए अनुलोमन के ओके। लिए, पेट साफ के लिए, दानी मास्टर पेरेंट को मैंने या दिया था। त्रिवितलेहम। ओके। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक फिर यू। मिलेंगे। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। आरती मैम, आपके पेशेंट कैसी हैं? हाँ सर। अच्छा, गंगवार सर बोलिए सर। सर मेरा एक पेशेंट है सर, ये ल्यूकोड्रमा का सर, स्वित्र का सर। तो सर उसका और तो सारा मैंने भवन विवेचन करा दिया, और तो सब चला गया स्वित्र सर, जो उसके नेक पे था और पीछे बैक पे था, लेकिन जो है सर जो लिस्ट का नहीं आ रहा है सर। अच्छा, एक बार एक डॉक्टर मनीषा सिंह मैम ने कुछ फॉर्मूला बताया था, आप थे क्या ग्रुप में पिछले महीने के? हाँ ग्रुप में था। तो उसमें देखिए मनीषा मैम ने एक लड़की का वीडियो डाला था, कि जिसका पूरा चला गया, कुछ अलग अलग फॉर्मूला लिख के भेजी थी, वो एक बार ट्राई करिए, फिर ठीक हो जाएंगे। जी सर। आप जुलाई महीने का ग्रुप देखिए, उसमें मिल जाएगा। और आप हेतु सेवन बंद कराइए सर। नहीं डॉक्टर है वो, एक तो कहता हूँ वो तो करते हैं, वो ऐसा नहीं। ठीक है, आप वो कहाँ पर पैच है उसका फोटो भेज सकते हैं क्या, फिर हम और देख के बता सकते हैं। सर लिस्ट पे है। अच्छा, हाँ। ठीक है, आपने क्या क्या मेडिसिन दिया है जिससे फायदा हुआ सर? सर मैंने पहले भ्रमण विवेचन कराया था, तो मैंने सर ये स्वयं भाव उपगुल पंचेत उपगुल रसमाड़े गंधक रसायन और निम्बादी बटी, हाँ, इसी से ज्यादा फायदा हो गया था और सब चला गया था उनका। पहले वो एक्चुअल में एलोपैथ में स्टेरॉइड पे थे, 64 mg पर पीक ले रहे थे स्टेरॉइड। जब मैंने उन्हें क्या कहते हैं सर भ्रमण के लिए गिरफ्तार कराया, तो उन्होंने, मैंने तो कहा था टेपर करके छोड़ना, धीमे धीमे उन्होंने अचानक बंद कर दिया और कोई दिक्कत भी नहीं हुई उन्हें। हाँ, और एक बार उन्होंने बहुत ज्यादा घी पी लिया, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, तो फिर हाँ, मैंने उसमें वो क्या कहते हैं वो पोस्टपोन करना पड़ गया, तो उसमें फिर महातीत घृत पीने के बाद वो मतलब लगभग गायब हो गए थे उनके लिप्स के। हाँ। फिर 1 महीने बाद दोबारा मैंने सर उसे घृतपान करा के वमन विरेचन कराया, तो अब नहीं आ रहा है सर वो। तो आप सर वो मैम का देखिए, उसमें उन्होंने बाकुची चूर्ण वर्णगन ये सब दिया था ना, वो एक बार जी सर। वो सब देंगे तो ठीक हो जाएगा। कृमि कुठार रस, तो वो कृमि की संप्राप्ति रहती है। मनीषा मैडम सर ना। मनीषा मैम का एक प्रिस्क्रिप्शन भेजा था मैम ने। ठीक अच्छा, सर। डॉक्टर कंचन मैम, आप क्या क्या देती हैं क्षेत्र में पतंजलि का? कंचन मैम है तो बताइए। जी सर, जी सर। उसमें सर हम बाकुची चूर्ण, रसमाणिक्य, गिलोय सब ऐड करके ये सब फॉर्मेशन देते हैं। और कायाकल्प वटी केशर आरोग्य वर्धिनी ऐड करते हैं, और एक श्वेतगम लेप करके आता है सर पतंजलि का, उसे गोमूत्र के साथ मिक्स करके उसको 1 घंटे के लिए लगा के छोड़ देते हैं। फिर 1 घंटे के बाद बस थोड़ा टेस्ट डोज लगा के बोलना पड़ता है पेशेंट को, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि पित्त प्रकृति वाला पेशेंट अगर वो लगाए तो थोड़ा ब्लिस्टर्स ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। पर समझा देते हैं कि ब्लिस्टर्स आए तो भी वो अच्छा है, अगर वो ब्लिस्टर्स आ भी रहे हैं तो आप शतवृत्त घृत या एलोवेरा जेल वगैरह अप्लाई करो,
तो उससे भी काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं सर। और इसमें मैं रुमी का भी विचार करती हूँ, तो मेरे पास विडंगा 100 है, वो भी चलाती हूँ। महामंजिष्टादि काढ़ा है और खदीरा रिष्ट है। जैसे वातानुलोमन के लिए हरित की भी चलाती हूँ सर। कायाकल्प क्वाथ भी है, तो उसके भी काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। अच्छे रिजल्ट मैम आते हैं, ये बस पेशेंट अच्छे से फॉलो करना चाहिए। प्राणायाम वगैरह बताओ, खाने का सब हेतु सेवन जो है वो बंद करने के लिए बोलो, अच्छा रिजल्ट आता है। मेरा भी एक पेशेंट था, पूरा ऑल ओवर बॉडी में था सर। उसको मैंने जब वो पुराना सेंटर वाला था, तो उसमें 70 to 80% रिजल्ट आया था मुझे सर। पूरे बॉडी में था, बिल्कुल एकदम सफेद हो गई थी वो, एकदम नॉर्मल स्किन होना स्टार्ट हो गया था उसका 3 महीने में। उसके बाद मैं नहीं देख पाई सर वो पेशेंट को। जी सर। मैम लिस्ट पे कैसे लगाएंगे, क्या कहते हैं, ये जो ब्रेस्ट पे लगाया जाता है समस्या ये आ रही ना, और सब चला गया है। नहीं सर, थोड़ा सा बोलेंगे आप ना उसको, 1 घंटा मत रखिए, 15 to 20 मिनट्स लगाने के लिए बोलिए। थोड़ा पहले ऐसे नहीं है कि पूरे बॉडी पे है तो पूरे बॉडी पे ही आप लगा दोगे तो पूरे बॉडी में ब्लिस्टर्स आ सकते हैं। थोड़े थोड़े जी। पोर्शन में लगाने के लिए बोले, जैसे हाथ में है तो पहले हाथ में लगा के लगाने बोले, थोड़ा पेशेंट का कॉन्फिडेंस नहीं भी और बढ़ता कहीं है। नहीं रहा मैडम, केवल केवल लिस्ट पे रह गया उनका। कहाँ पे? लिप्स पे, होठों पे। लिप्स पे भी लगा सकते हैं ना सर, क्या प्रॉब्लम है? लगाने के लिए बोलिए लेप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लिस्टर्स इतने नहीं आते हैं कि बहुत तकलीफ होगी, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत मतलब जैसे फफोला कैसे आता है ना जलने के बाद, जी उस जी। टाइप का होता है। किसी पेशेंट में तो 1% भी ब्लिस्टर नहीं आते हैं, किसी में ही आते हैं। तो मोस्टली वो पित्त प्रकृति वाले पेशेंट दिखते हैं मुझे। मैम लेप कौन सा बताया आपने? श्वेतरग्न लेप करके है। अच्छा। उसके कंटेंट में भी बाकुची है। बहुत बार अगर वो अवेलेबल नहीं हो तो मैं मेरे साइड से फिर बाकुची चूर्ण लेती हूँ, गोमूत्र लेती हूँ, उसमें नींबू चूर्ण ऐड करते हैं, हाँ हरिद्रा वगैरह ऐड कर दो, उसका भी आप लेप लगाने के लिए बोलो। उसमें आप जैसे गाय का जो गोबर रहता है ना, उसको भी हाँ ऐड कर सकते हैं लेप बनाते समय, तो वो भी अच्छा काम करता है। जी मैम, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू मैम। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। सर मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे ये श्वेतरधन लेप जो लगाते हैं गोमूत्र में थोड़ा मिला के। सर, आवाज आपका बहुत कम आ रहा है। हाँ, मैं अभी आ रही है सर। हाँ सर, हाँ। जो श्वेतरधन लेप लगाते हैं गोमूत्र में मिला के, वो ब्लिस्टर्स की प्रॉब्लम देखी जाती है जनरली, जैसा कि कंचन मैम भी बता रही थी। तो उसका इंडिकेशन भी बोला गया है कि उसको लगाने के बाद थोड़ा धूप में थोड़ी देर बैठने को बोलना भी चाहिए। तो जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पे अगर जो ये नहीं लगाना चाहते हैं तो उसकी जगह पे बाकुची ऑयल भी आता है, वो लगा सकते हैं। साथ में इसमें शोधन चिकित्सा, वमन और विरेचन भी कराने को अगर जो सोचें तो इसका रिकरेंस नहीं होने पाता, फिर ये पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। नहीं तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक जगह के ठीक हो रहे हैं, नई जगह के निकलने लग गए। तो ये भी अगर स्थिति को हम अवॉइड करना चाहते हैं तो उसमें हम थोड़ा शोधन चिकित्सा को भी करेंगे तो ऐसा नहीं आएगी स्थिति। जी। बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू सर। हाँ, और किसी को कुछ बताना है क्या? आताच ठेवलं ना। नलिनी मैम कृपया म्यूट रखिए। कोई किसी को, शैलजा आनंद मैम आप कुछ बोलिए। हाँ जी प्रणाम सर। मैंने पूछना था कि जैसे ये बता रहे हैं श्वेतरग्न लेप जो है, ये क्या आंखों के पास लगा सकते हैं? एक पेशेंट है उसकी आंखों के आंखों का अंदर नहीं जाए वो ध्यान रखना पड़ेगा ना। ठीक, मतलब जैसे आईब्रोज के नीचे और आईलिड्स के ऊपर है उसका थोड़ा सा, तो आंख आंखों में के ना पास जाए और ये फिर अप्लाई कर सकते हैं हम, या बाकुची अवॉइड तेल कीजिए वगैरह ही सही मैम, रहेगा? अवॉइड कीजिए आंखों के पास या सेंसिटिव एरिया में। मैं तो कहूंगा कि अवॉइड कीजिए टोटली। ठीक, जी। तो बाकुची तेल तो लगा सकते हैं। बाकुची तेल का भी मेरे को टेस्टिंग नहीं आंखों है। में चला गया ना तो फिर बहुत ज्यादा डैमेज करता है। आप केवल नारियल तेल लगाइए, नारियल तेल में कपूर मिला के लगा लीजिए, वो दैट इज सफिशिएंट। गंधक थोड़ा मिला दीजिए उसमें। ठीक है, जी। ठीक, थैंक यू सर।
शशि मैम, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रही हैं, फेसबुक पे भी लोग जानना चाहते हैं आपने हाँ क्या। जी सर, गुड इवनिंग, प्रणाम सभी को, आपको भी। हाँ। नींद लाने के लिए जैसे सर्पगंधा बटी से ज्यादा बेटर कौन सा है सर? सबसे अच्छा है मतलब शीरबोला तेल का नस से दे दीजिए, शिरोधारा करा दीजिए। सर या फिर हस्बैंड यहाँ से काफी दूर है, वाइजैक में है, और एक या तो फिर नस से वो लेते नहीं है, तो उनको नींद नहीं आ रही 3-4 दिन से, उनको बल्कि बोलिए बीपी भी बढ़ मेरे गया से था बात इसलिए। करें, वीडियो कॉल पे मैं चरक संहिता पढ़ाऊंगा, शारीरिक स्थान। ओके, वो मेरा सुनते सुनते सो भी जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कब नींद आ गई। ऐसे ठीक इसमें है सर। अश्वगंधा शीरपाक अच्छा रहता है। अश्वगंधा शीरपाक, जटामांसी फांट नस से सबसे अच्छा रहता है। पादाभ्यंग। ठीक है सर, मैं उनको बोलती हूँ, फिर आपसे बात करवाती हूँ उनकी। हाँ। खड़ा मर्म वगैरह ओके सर, थैंक यू मासिक सर। अपान विदुर ये सब करिए तो उससे भी अच्छा रहता रहिए। जी ठीक है। वर्षा मैम, आप कुछ बोलना चाहती है? ज्ञान की वर्षा करिए आयुष दर्पण पे। जी प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। सर मुझे कुछ पूछना था। पूछिए। सर वो पेशेंट है 56 ईयर के, वही जो अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था परसों, फुट डायबिटिक फुट अल्सर वाले। तो हाँ। उनको प्रॉब्लम ये है कि एक पैर का तो उनका एम्पुटेशन हो गया है, और अभी दूसरा पैर जो उसमें भी पहले डायबिटिक फुट अल्सर हुआ होगा तो वो क्योर हो गया सर्जरी करके या जैसे भी, तो अभी उसमें साइलेंसर से वो जल गए थे, तो उसमें फिर से थोड़ा सा अल्सर बन गया है और उसमें से स्मेल भी आती है। और जो वो लोग कंप्लेन उनने मुझे पहले ये बताई थी कि पेट में दर्द होता है, एक्चुअल में उनको पेट में दर्द नहीं है। वो इलियक क्रेस्ट से पेन स्टार्ट होता है जो कि नीचे रिफर्ड होके ग्रोइन रीजन तक जाता है, तो उनको ऐसा फील होता है कि पेट में भी दर्द हो रहा है। और उनकी जो एमआरआई रिपोर्ट थी उसमें L4 L5 के बीच में नर्व कंप्रेशन डिस्क बल्जिंग है, और L5 S1 में डिस्क बल्जिंग है और माइल्ड नर्व कंप्रेशन है। तो ऐसे में क्या अब उनको का ट्रीटमेंट अपन रखें? जिस बल्ज तो बस्ती ही देना पड़ेगा, तिक्तक शीर बस्ती एक दिन, और एक दिन शीर बल तेल धनवंतर तेल का बस्ती दे दीजिए। दूसरा आपको क्या करना है कि डायबिटिक जो भी कंडीशन हो रही है उसमें बताया था ना, सूक्ष्म त्रिफला और AKT दीजिए। जी सर, दग अभी रसायन। शुरू कर दिया मैंने स्वर्ण मालती सुबह के टाइम पे, और एक बार बस, और उसके अलावा यही सूक्ष्म त्रिफला दिया है, त्रिफला गुगुल। AKT पूरा तो नहीं दिया सर, सेप्टिलिन दे दिया है, और लेकिन उनका इन्फेक्शन काफी है शायद, मतलब अभी यूरिन में पुराना पस सेल रूपक भी आ तेल गए। या जात्यादि तेल से ड्रेसिंग करा दीजिए डेली। जी सर। नीम का काढ़ा से नीम और हल्दी के काढ़ा से रोज धो दीजिए, धावन कर दीजिए। जी जी सर। और वस्ती का ही मुझे ये पूछना था, जैसे उस दिन अपन लोगों ने सोचा था नीरू वस्ती देना, कॉन्स्टिपेशन नहीं है उनको। अगर आप कुष्ठग्न गण में जो जो द्रव्य मिलते हैं उसका काढ़ा का जी बस्ती दे दे तो वो और अच्छा काम, डबल काम करेगा, तो वो अंदर जाके जल्दी से हील करेगा। पहले डायबिटिक का ठीक करना है कि लंबर का ठीक करना है? वो पेन ज्यादा बहुत होता है उनका, उनको ऐसा लगता है कि अब वो मर जाएंगे, बस आखिरी तो टाइम कल है, अब का घर कल चलो। आप उनको शीर बला तिल का बस्ती दे दीजिए, मात्रा बस्ती बिना स्नेह शोधन का। जी कितने ml तक सर? मैं तो 100 ml बोलूंगा, अभी आप डिसाइड करिए। 100 हाँ ml का ठीक है, दे देंगी ना 100 तो ml। 6 घंटा पेट में रहेगा तो पेन कम हो जाएगा उनको। जी पहले कल मैंने उनको सहचरादी तेल से दी थी, लेकिन 6 घंटे शायद नहीं रही, 4 या 5 घंटे रही लेकिन अंदर। ठीक है, उससे पेन कम हुआ क्या? रात भर तो नहीं हुआ उनको, आज सुबह हुआ फिर 6 बजे, तो शीर लेकिन बला बहुत ज्यादा तेज अच्छा हुआ। काम करता है पेन किलर के रूप में। जी सर। और कंटिन्यू 1 महीना दीजिए ना, ठीक हो जाएंगे। जी सर। और क्लेद निकालने के लिए आप क्या देंगी? चंद्रप्रभा, शोधनशाली। चंद्रप्रभा, गोक्षरादि गुग्गुल। हाँ। शब्दंष्टादि तो मेरे पास नहीं है, गोक्षरादि गुग्गुल दे रही हूँ और हाँ। गोक्षरादि काढ़ा भी दे रही हाँ तो ठीक हो जाएंगे। और दिन में सोना, दही खाना, ये सब बंद करना है, हूँ। हाँ जी सर, ये सब बंद करा दी। हाँ। और क्या करूँ? आप हर 3-3 दिन पे हमें बताते रहिए कि। जी सर। ठीक है। ठीक है, जी हर 3-3 दिन पे बताइए। जी। किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। और इसमें सरोज सर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन। सरोज सर, अंजना मैम, बोलिए आप लोग। सरोज मिश्रा जी तो कुछ बताएंगे, ये बोलेंगे जी गैरिक भस्म दीजिए, क्लेद आ रहे तो गैरिक दीजिए। जी मैम, ये जो डायबिटीज का रहता है तो इसमें कफ का द्रव गुण बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि उसकी एक तो कफ का जो थिकनेस होती है वो कम हो जाती है,
प्रभुत मात्रा में कफ होता है और थोड़ा सर जी सर, अभी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। तो इसमें एक तो प्रभुत मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में, और थोड़ा पतला ये रहता है, क्या कहते हैं, कफ। और ये होता कैसा है, कि क्यों होता है, जैसे सर ने बताया कि जो हमारे प्रमेय के हेतु रहते हैं, आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनि ग्राम्योदका नुप्रसापयांति नवान्न पानम गुड़ वैकृतम च प्रमेय हेतु कफ सर्वा, ये सारे हेतुओं की वजह से ऐसा डेवलप होता है। तो जो जनरली एलीट क्लास के लोग होते हैं, वो एलीट क्लास के लोग जनरली माने जाते हैं कि उनका जो खाना पीना होता है वो काफी अच्छा रहता है, तो उन्हीं लोगों में इस तरीके के डायबिटीज वगैरह डेवलप होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो विकृत होने वाली धातुएं, मैंने पांच भौतिक वाले में भी आज बोला था कि जो सबसे ज्यादा विकृत होने वाली धातुएं रहती हैं वो मांस और मेद धातु रहती है। तो जैसे आपने बोला कि डायबिटिक फूड हो गया था, तो जहाँ पे मांस और मेद धातु का इन्वॉल्वमेंट होता है वहां पे हमको डायबिटिक फूड जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो क्योंकि यहाँ पे कफ का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, तो हमारा जो महाभूतों का इन्वॉल्वमेंट भी हम देखते हैं, तो पृथ्वी और आप महाभूत का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है जहाँ पे कफ बढ़ा हुआ है। यहाँ पे क्षारधर्मी कल्प जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस का अगर जो हम इस्तेमाल करें, आरोग्यवर्धनी बटी जो हम जड़ चिकित्सा में देते हैं, जी सर, लक्ष्मी नारायण रस और स्वर्ण गैरिक का जो रग्न योग, तो वो भी एक अच्छा काम कर सकता है इसमें। क्योंकि हमको पहले कफ को शांत करने के लिए जो उससे जस्ट अपोजिट हमारा ट्रीटमेंट रहता है, आकाश और वायु अग्नि वाला, तो उसको बढ़ाने का अगर जो हम सोचें तो हम डायबिटिक फूड से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। तो सर जो ये अपना सिंपल आता है कंपनी मेड, वो वाला त्रिभुवन कीर्ति रस वगैरह दे सकते हैं? दे सकते हैं मैम। अच्छा, दूसरी चीज, भौतिक के जी हाँ वो भी दे सकते हैं, वो भी दे सकते हैं। बस थोड़ा सा जो हमारी इसकी मात्रा रहेगी और उसकी मात्रा में थोड़ा अंतर आ जाएगा। थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में दे सकते हैं, 2-2 टैबलेट सुबह शाम, और वो है हम सिंगल डोज में या 100 mg तक की डोज में भी उसका एक्शन ले सकते हैं। ये इतना रहता है। साथ में अभी कुछ और मेरे दिमाग में और आ रहा था, स्लिप कर गया, स्किप कर गया, तो मुझे अभी याद आता है तो मैं बोलता हूँ। ये तब तक डॉक्टर मीनू मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? सर मुझे एक और बात कहनी थी कि वो ट्रेमाडोल भी ले रहे हैं और कोई भी एसिलोफेनाक टाइप की ऐसी कोई कॉम्बिनेशन, मतलब डबल कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं, फिर भी उनका पेन नहीं सबसाइड होता है जब तक उनको इंजेक्शन न दिया जाए। और दूसरा डायबिटिक न्यूरोपैथी जैसा हो रहा है, न्यूराइटिस। हाँ, न्यूरोपैथी भी है उनके। एक पैर में पहले सेंसेशन नहीं था लेकिन अभी ठीक हो गया है, थोड़ा बोल रहे हैं ऐसा। और स्वर्ण कल्प अच्छा करेगा, जैसे स्वर्ण मालिनी वसंत और वसंत कुसुमाकर। जी सर, अभी स्टार्ट तो किया, अब आज पहला फर्स्ट डे था। हाँ ठीक है। डॉक्टर मीनू जी आप कुछ बोलना चाहती हैं? थैंक यू सर। सर मुझे, हाँ जी सर, मुझे कुछ पूछना था। मैंने ना आपके ग्रुप में फोटो डाली है स्किन डिजीज की। हाँ। ये पेशेंट ना मेरे पास ऐसे 4 महीने से है। पहले तो इसका सारा शोथ था, जब मैंने एक बार फेस की फोटो डाली कि उनका शोथ कम हुआ था, आमद था सारा। तो इनको ना ये दाने बार बार पूरी बॉडी के होते हैं और बहुत खुजली रात को बहुत ज्यादा होती है, जलन बहुत ज्यादा होती है। पेशेंट सो नहीं पाती। मैं जब भी 15 दिन में उसको कोई ट्रीटमेंट चेंज करती हूँ, 2 दिन तो उसको बहुत अच्छा लगता है, फिर वो उसी कंडीशन में पहुंच जाती है। और मैं जितने भी ये हमारे रक्त शोधक हैं, कॉम्बिनेशन जैसे गंधक रसायन का, पंचसिक गुल, महामंजिष्ठादि क्वाथ, मतलब मैं विडंगा ऋषि सारी ऑलमोस्ट चीजें इसको ना शुरू कर चुकी हूँ, मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप 3-4 महीने में। पर मुझे इसमें सक्सेस नहीं मिला। मैंने इसमें रक्त मोक्षण भी सिरा वैसे 2 बार कर चुकी, पर मैं इसको कर नहीं इसमें जलौका लगाना अच्छा रहेगा। मैं कुछ बताता हूँ। हाँ मैं कुछ बता देता हूँ, वो आप पहले देखिए। आपको क्या करना पड़ेगा कि महातिक्त घृत वगैरह देके और इनका विरेचन करा दीजिए, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो सर कितना घृत पान कराते हैं इसमें? महातिक्त जितना आप करा सकते हैं वो ले लें। तो अच्छा, विरेचन कराना ज्यादा अच्छा रहेगा। शाखा से कोष्ठ में दोष लाना है और फिर विरेचन करके निकालना है, तो ये स्किन में बहुत अच्छा फायदा होगा। फिर उसके बाद में महामंजिष्ठादि क्वाथ बहुत सारा बताता हूँ, उसमें से यूज करो। सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी का यूज करिए,
बहुत अच्छा काम हाँ करेगा इसमें। ठीक है। सूक्ष्म द्रव्य AKT गंधक रसायन, हाँ जी। महागंधक रसायन, फिर उसके हाँ बाद में पंचतिक्त घृत गुकुल, हाँ जी। महानिम्बादि गुकुल, ये सब हम्म। अच्छा काम करेगा। मतलब रक्त का शोधन करना है हमें यहाँ पे। मतलब अभी यही है कि बस इसका शोधन पे ही ज्यादा, क्योंकि मैंने रक्त मोक्षण तो जैसे 2 बार कराया आपने तो सिरावेद कराया ना, जलौका लगा दीजिए 4-5 छोड़ के, उससे अच्छा फायदा होगा। जलोका तो है ऐसे, जैसे अब उसका है तो पूरी बॉडी पे, किसी पे भी पोर्शन पे लगा हाँ, जैसे पैर पे भी है, कमर पे भी है। कमर पे उसके सारे ठीक हो गए थे एक बार और ये आपने हेतु दोबारा। नहीं बताया कि क्यों हुआ। सर हेतु मेरे पास तो फाइल क्लिनिक में पड़ी है, क्योंकि हेतु जैसे 4 महीने से तो हेतु सब सारा बंद है, क्योंकि मैंने लंघन वगैरह भी तो सारा कराया। लेकिन पहले पहले क्यों हुआ, किस लिए हुआ। पहले तो सर जब आते हैं मेरे पास पेशेंट, तो उनकी डाइट बहुत ज्यादा होती है कि वो विरुद्ध आहार ले रहे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ दूध के साथ रोटी भी काफी लोग ले रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें तो मैं बंद करा देती हूँ। जैसे 4 महीने हो गए। बाकी मैं आपको हेतु कल बताऊंगी एक बार मैं फाइल तो निकाल। ऐसे मैंने वो 4 महीने करूंगा तो पेशेंट बहुत लड़ाई झगड़ा करेंगे। मेरे पास तो इतना 4 महीने के बाद भी नहीं, फास्ट रिजल्ट चाहिए हमारे हाँ महाराष्ट्र में। नहीं सर, मेरे ज्यादातर हो जाते हैं स्किन के बहुत जल्दी, पर एक यही वाली पेशेंट ऐसी है कि जिसको मुझे बहुत टाइम लग आप गया क्या तो करिए, मैं सबसे निकाल- मेन कुष्ठग्नगन का गोली है आपके पास। नहीं नहीं, सर वैसे नहीं है तो मैं भेज दूंगा। ठीक कुष्ठग्नगन है, का मैं काढ़ा आपको बताऊंगी। सूक्ष्म त्रिफला भी मुझे मंगाना है। ऐसी दवाइयां यूज करके फास्ट रिजल्ट है, और ऐसे हाँ जी सर, वही मैं भी था। आरोग्य वर्धनी वटी से भी इसमें अच्छा फायदा होगा। ठीक है सर। वैसे तो ये सारी चीजें मैं पहले देख चुकी हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप करते हुए। और मैं अब इस बार इसको मैंने 2 दिन बाद बुलाया, तो मैं जलोका ही उस दिन लगा दूँ वैसे। हाँ, ठीक है ना, जो सिर्फ पैर वगैरह पे लगा दूँ, वैसे पैर पे भी है थोड़ी थोड़ी। हाँ, और जो पेशेंट में आपको रिजल्ट नहीं आ रहे ना, उनके लिए हाँ मेरे से दवाई लीजिए और फिर ठीक देखिए है। क्या फास्ट रिजल्ट आता है। हाँ सर, क्योंकि मेरा एक यही वाला केस एक ऐसा अटका है आज तक में, कि जिसमें मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ आगे कि मुझे कहाँ और लीड लेनी चाहिए या रिस्पॉन्स। 2 दिन वो बहुत खुश होती है जब भी दवाई चेंज करो, नींद भी अच्छी आ जाती है सब। तीसरे दिन फिर उसी जगह पे आ जाती है। एक दिन तो मैंने उसको अभी पीछे ना मेद्या द्रव्य में ही दिया, मेद्या रसायन में सारा कुछ ही। ये भी चलो, नींद भी नहीं आ रही। कहीं मैंने पढ़ा था कि जटामांसी भी इसमें कुष्ठगन में है, जैसे मैंने चरक में ही पढ़ा था। तो मैंने वो वाला कल्प दिया इसको, तो 2 दिन उससे बड़ी खुश हुई वो। फिर कल फिर फोन आ गया जब मेरे, तो दोबारा से 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आई। हालांकि मैं उससे लिख के भी लेती, बीच में मैंने लंघन तो उसको 15-20 दिन करवाया, तो उससे भी उसको थोड़ा ठीक हुआ था। तो रोटी वगैरह तो अब नहीं खा रही है ज्यादा, और जैसे शाम को 7 बजे के बाद मैं कहती हूँ कुछ नहीं खाओ, क्योंकि पेशेंट ओबीस भी है ये बहुत। अच्छा, एक बार मैं इसके हेतु भी दोबारा एक बार करके बाद 2 दिन बाद आएगी, फिर उस दिन जलोका लगा के फिर आपसे बात करके फिर मेडिसिन मंगा लूंगी। ठीक है। और सर जैसे महातिथि पिता पान करने को कहते हैं, कैसे करवाते हैं लोग, सीधा खा लेते हैं या दूध में? कुछ लोग वर्धमान रसायन के रूप में वर्धमान घृत पान करते हैं ना नहीं, पहले। जैसे 1 चम्मच लिया ऊपर से पानी वानी पीते हैं, किसी हाँ चीज हाँ, मिक्स कोष्ण करके जल, सब्जी वगैरह? कोष्ण जल। ठीक। बस ऐसे खाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ तो लोग घी कम लेते हैं ना, तो तो फिर नॉर्मल जैसे। घी खिलाइए फिर, अगर वो नहीं खा रहे तो। ठीक है, नॉर्मल घी खा नॉर्मल घी 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन करके, और फिर ठीक विरेचन। है। हाँ, क्योंकि मैंने इसके टेस्ट भी अभी दोबारा करवाए हैं, कल भी CBC वगैरह कहीं और कोई इन्फेक्शन दिया। अभी मैंने वैसे इसको अल्ट्रासाउंड के लिए भी बोला है कि चलो फैटी लीवर वगैरह होगा एक बार, कोई और कोई कंडीशन ना हो। तो उसके लिए भी क्रीमी, कहीं भी मैंने स्कूल टेस्ट भी इसके 3-4 बार करवा लिए, उसमें भी ज्यादा कभी कुछ नहीं आया। ठीक तो है, अभी तक तो फल को देख के जैसे अगर होगा ना, मैं आपसे बात विरेचन कराने करूँ। से अच्छा फायदा होगा। हाँ, ऑपरेशन कराओ। ठीक है, ठीक जो है। भी पेशेंट को आप लोगों को रिजल्ट नहीं आता है, आप मेरे से दवाई मंगाइए। ये ठीक है। शैलजा मैम बोल रही है कि AKT का फुल फॉर्म, तो AKT हमारे जमदग्नि सर हमेशा बोलते हैं, अमृता गुगुल, कैशर गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये हाँ एक होता है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। जी सर, वर्षा मैम वाला केस जो था उसमें थोड़ा सा मैं आगे बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो कंडीशन होती है कि जो प्लेग थोड़ा पैदा आगे होता आके माइक के पास बोलिए सर। है। जी सर, ये जो डायबिटीज के केसेस में क्लेद पैदा होता है, तो यहाँ पे उस तरीके से इसको सोचना चाहिए कि जब कोई भी पानी नदियों का उसका फ्लो नहीं हो रहा होता है, तो वो एक जगह पे इकट्ठा रहता है, तो उसमें कीड़े वगैरह डेवलप हो जाते हैं। उसी तरीके से डायबिटीज में भी होता है ऐसे कि ये जो हमारा क्लेद वाला पार्ट है उसका मूवमेंट नहीं हो रहा होता है,
तो इससे जो बॉयल्स हैं वो शराबिका कच्छपिका टाइप के डेवलप हो जाते हैं, तो जो इनको ठीक करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे मैं बता रही थी कि यहाँ पे इचिंग भी हो रही है, तो इचिंग के लिए यहाँ पे हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं कि जो हमारा नारियल का तेल होता है उसमें थोड़ा स्वर्ण गैरिक मिला के अप्लाई करवा सकते हैं, और अच्छा तरीके से पेस्ट बनवा दीजिए स्वर्ण गैरिक का। तो स्वर्ण गैरिक नारियल तेल में मिक्स करके जब पेस्ट वहां पे अप्लाई करेंगे तो वो जो इंटरनल क्लेद अंश है उसका अवशोषण करेगा। इसके अलावा मुस्ता या नागर मोथा यहाँ पे जरूर देना चाहिए, खाने के लिए भी। लगाने के लिए पता नहीं ये इंडिकेटेड रहता है कि नहीं, अगर लगाने के लिए भी इंडिकेटेड हो तो इसको लगाने के लिए भी ये सर पाठक सर जरा आप बताइएगा, क्या मुस्ता लगाने के लिए भी इंडिकेटेड है? अगर लगाने मुस्ता लगा सकते हैं ना, उसमें क्या है, लगा सकते हैं। तो इसमें फिर मुस्ता और ये हमारा स्वर्ण गैरिक और थोड़ा नारियल तेल तीनों मिक्स करके इसके यहाँ ऊपर महाराष्ट्र में क्या करते हैं, कुटज जो रहते हैं वो कुष्ठनगढ़ में है, तो कुटज और नारियल तेल इसको लगाने से ऐसे कंडीशन में बहुत अच्छा फायदा होता है, जो डायबिटिक फूड वगैरह रहता है यहाँ पे अप्लाई कर दें तो ये 4-5 चीजें मिला के ये सुमेक तरीके का एक्शन करेगा। हाँ। इसके अलावा जो हमारा जो क्लेद अंश है उसके लिए मुस्ता जरूर दें यहाँ पे। हाँ। मुस्ता क्योंकि वो पानी को खींचता है और पाचन कर देता है। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा कल्प रहेगा ये मुस्ता वाला। हाँ। ये वर्षा मैम सुन ली आप? वर्षा मैम शायद खाना बना रही है। ठीक है, बहुत अच्छा बताया सर, प्राउड ऑफ यू। श्वेता मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ, नमस्ते सर, नमस्ते सभी को। सर वही अपडेट, एक जो साइनस के पेशेंट का मैं अपडेट रोज ऑलमोस्ट आपसे ले ही रही हूँ, आई मीन आपसे एडवाइस ले रही हूँ। हाँ। तो सर उस दिन एक मैम ने बोला था कि उनको बस्ती दे दो, है ना, वायु के इसके कारण। तो सर मैं बस्ती उनको दे नहीं पा रही थी, वो आ नहीं पा रहे थे, लेट हो जा रहा था इस चक्कर में। तो मैंने उनको फिर ना, मैं बोली अब वायु का ही ये करना है, तो उनको थोड़ा निर्गुंडी, चोपचीनी, गोक्षुर, अश्वगंधा, बला ये सब डाल के ना मतलब एक योग बनाकर उनको भिजवा दिया। और सर उन्होंने 2 ही डोज लिए आज, और उनके कान का दर्द बिल्कुल गायब है। क्या क्या दिया था एक बार बताइए सबको। सर निर्गुंडी था, उसमें चोपचीनी था, और गोक्षुर, अश्वगंधा, बला और एरंड मूल, गुड़ुची। हाँ सर इतना ही था, शुंठी था। यस सर। आप ये ग्रुप में लिख दीजिएगा। जी सर मैं भेजूंगी। मतलब एक वो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस टाइप पेन के लिए देते हैं वो सोचकर मैंने दिया कि भाई वात का कहीं ना कहीं इनको प्रकोप हो रहा है, तो उसको थोड़ा शांत करना है। बस्ती नहीं दे पा रहे, वो बस्ती के इससे ही मेरा थोड़ा उस तरफ माइंड गया कि चलो इनको ऐसा कुछ देकर देखते हैं। तो सर एक्चुअली उनका ईयर पेन में उनको मतलब एकदम रिलीफ हो गया जी। तो मुझे भी थोड़ा सरप्राइजिंग लगा कि इस तरह मतलब वात की चिकित्सा से कान का भी दर्द एक बिल्कुल ठीक हो गया। पक्वाशय, कटिशक्ति, ये सब वात के स्थान है ना, आपने वात शामक द्रव्य दिया था। यस सर। वायु कम हो गया। हाँ मतलब जो उनको इतना कर्ण पूर्ण करने से भी नहीं मिल रहा था, तो वो यानी कि एक्चुअली कान की जो बोन्स है उनमें ही उनकी पैथोलॉजी कुछ है थी कि क्या। हाँ तो क्या सॉरी सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, क्या किया था इसमें? सर ये तो साइनसाइटिस की पेशेंट थी, कान में दर्द हो रहा था बहुत, तो हाँ तो बाकी उनका एकेटी, सूक्ष्म त्रिफला चालू ही था, और क्या क्या दिया था मैंने उनको, मतलब पहले तो दीपन पाचन वगैरह, आम पाचन सब दिया था। तो साइनसाइटिस तो इम्प्रूव हो रहा था, पर उनका कान का पेन जो नस्य भी चालू था और कर्णपूरण भी चालू था, पर उनका कान का पेन जाता था, ऐसे नहीं कि ऑल टाइम रहता था, पर उनको बीच बीच में जैसे 5-10 मिनट के लिए एकदम से पेन उठता था, फिर थोड़ा कम हो जाता था, ठीक हो जाता था, इस तरह था। तो फिर यहीं पे बात हुई थी, तो एक मैडम ने बोला कि ऐसे केस में आप बस्ती ट्राई करो। तो है ना, अनुवासन बस्ती। तो मैंने एक बस्ती उनको दी भी थी, पर एक बस्ती से शायद मतलब हम इतना मतलब रिजल्ट नहीं ये देख पाए, और फिर बाद में बस्ती के लिए वो आ नहीं पाए।
तो फिर मैंने उनको ये योग दिया था वात शमन के हिसाब से, तो उनको मतलब 2 डोज में काफी रिलीफ हो गया पेन, ईयर पेन में। जी, क्योंकि वो कान जो होता है ना, आकाश महाभूत का जो आर्गन होता है, वो स्रोत होता है। यस सर, वायु का स्थान है वो भी। जी, अप्रतिघात गुण उसका मेंटेन करने से कान में इफेक्ट आने लग जाता है, ऐसा हाँ। सुन। बाकी तो खैर हाँ जी सर। हाँ बस सर यही अपडेट एक करना था कि ऐसे। थैंक यू सर। थैंक यू। अभी हम सम्भाषा का टाइम खत्म हो गया है, अभी हम लोग बंद कर देते हैं सम्भाषा, ठीक है? फिर हम कल सुबह मिलेंगे। सभी लोग को प्रणाम, थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि। प्रणाम थैंक यू सर, प्रणाम।